पानी की तो देखिए हर जगह ही समस्या है। 1.5 साल से इनने कोई डिसीजन ही नहीं लिया। जल जीवन मिशन की सभी टंकियां बंद हैं। सर टंकियां तो बनी है लेकिन पानी अभी तक नहीं आया। पानी इसीलिए नहीं है ना क्योंकि ओएनएम का अभी तक पता ही नहीं कि कौन ओएनएम करेगा, सरकार करेगा, ठेकेदार करेगा, कौन करेगा, वो चीजें क्लियर नहीं है। हालतें बद से बदतर हैं राजस्थान में। सर घोषणाएं तो बहुत होती हैं, क्या वो जमीनी स्तर पे धरातल पर उतर पा रही हैं? घोषणाएं तो इतनी कर दी हैं, जब तो वो सीएम कहते हैं 1.5 साल बनाम 5 साल। अरे घोषणाएं तो कर दी, आपके पास पैसा तो है नहीं। जो ये सरकार जब से आई है, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, काम वो पूरे हो नहीं रहे। हमारे टाइम के काम अभी तक पूरे नहीं हुए। आज की डेट में यह हाल है सरकार का। सरकार ने 1.5 साल में राजस्थान को बीमारू प्रदेश बना दिया है। बीमार हो गया राजस्थान। राजस्थान के आदमियों के पास पैसा नहीं है, ठेकेदारों के पास पैसा नहीं है। बारिश के टेंडर जो कि आज से 2 महीने पहले हो जाने चाहिए थे, वो टेंडर की प्रक्रिया अभी चल रही है। तो रोडें कब ठीक होंगी? जब बारिश चली जाएगी उसके बाद रोड ठीक होंगी। तो हालतें खराब हैं। पॉलिटिशियंस को, मिनिस्टर्स को पता ही नहीं कि क्या होना चाहिए। यहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स का राज चल रहा है। बेसिक बात ये है, जो इनने आयुष्मान वाली जो हमारी स्कीम बंद करी, उसमें लोगों को आराम से इलाज मिलता था। आज ये कहते हैं कि नहीं, उसमें लोग बाग ही नहीं जाते। अरे लोग बाग कहाँ जाएंगे? 5 लाख की लिमिट ही खत्म हो जाती, कहाँ जाते? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज चैनल और मैं हूं सोनिया कौशिक। आज हमारे साथ है धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के लोकप्रिय विधायक श्री रोहित बोहरा जी। आज हम जानेंगे उनके अनुभव, योजनाएं, चुनौतियां और आम जनता के मुद्दों पर उनका दृष्टिकोण। रोहित जी, हमारे न्यूज चैनल बतंगड़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई? देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन में आपको अपना परिचय दे दूं जी। मैं 2 बार से कांग्रेस की टिकट पे एमएलए लड़ा था। उससे मैं पहले वर्किंग प्रेसिडेंट था पीसीसी का। मैं सचिव रहा हूँ पीसीसी का। मेरे पिताजी 8 बार के एमएलए रह चुके हैं राजाखेड़ा से। उससे पहले मेरे ग्रैंडफादर वहाँ से 1 बार एमएलए थे जी। तो हमारी लंबी पृष्ठभूमि है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर आगरा से एमएलए रह चुके, एमपी रह चुके हैं 5 बार जी। तो मतलब ये चौथी पीढ़ी है जो देश की सेवा और कांग्रेस की सेवा कर रही है। जी सर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क व्यवस्था में आपके द्वारा क्षेत्र में अब तक कौन कौन से काम करवाए गए हैं? स्वास्थ्य में हमने लास्ट टाइम मैंने करीब 30 करोड़ रुपए का नया हॉस्पिटल सैंक्शन कराया राजाखेड़ा के लिए जी। जो बिल्डिंग अभी बन के तैयार हो गई है। कोविड टाइम में हमने एक आईसीयू का निर्माण कराया था राजाखेड़ा के अंदर और वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगवाया था। वहाँ कंसंट्रेटर्स हैं। राजाखेड़ा हॉस्पिटल को हमने कोविड के लिए पूरे सुसज्जित कर दिया था, बट क्योंकि धौलपुर हेडक्वार्टर था, वहीं ट्रीटिंग डॉक्टर्स थे, तो इसलिए धौलपुर में ट्रीटिंग डॉक्टर्स ने, धौलपुर में सबसे कम डेथ हुई थी पूरे कोरोना के टाइम राजस्थान में। धौलपुर में बहुत अच्छा मैनेजमेंट करा था। उस टाइम के जो डॉक्टर्स थे उनने बहुत अच्छा मैनेजमेंट करा था धौलपुर का, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं हुई। इंजेक्शंस की जो उस टाइम लगते थे उसकी कोई कमी नहीं हुई। तो हमारा बड़ा अच्छा अनुभव रहा था कोरोना के टाइम कि हमारे यहाँ आदमी का इलाज बहुत अच्छी तरह से हुआ। जी सर, बजट आवंटन में कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव हुआ है क्या? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल भेदभाव हुआ है। 2 बजट में राजाखेड़ा को एक कृषि उपज मंडी दी गई है जी। और कुछ नहीं मिला है। नहीं तो हमारे टाइम जो बजट आता था, मैंने 50 करोड़ की मिसिंग लिंक ली, 640 करोड़ की हमारी काली तीर योजना हमने अप्रूव कराई। हमने 12-13 एनीकट 2 कांग्रेस रजीम में बनवा दिए। वहाँ पर पानी की समस्या काफ़ी हद तक अब आगे आने वाले सालों में दूर हो जाएगी। जैसे काली तीर योजना पूरी हो जाएगी, उसकी अभी वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस हो गई है, वन विभाग की क्लियरेंस आते ही काम शुरू हो जाएगा। 1-1.5 साल में वो काम पूरा हो जाएगा जी। इस सरकार ने कृषि उपज मंडी के अलावा राजाखेड़ा को कुछ भी नहीं दिया। हमारे टाइम कॉलेजेस बन गए, हमारे टाइम तहसीलें बन गई, उप तहसीलें बन गई। हमारे यहाँ जितनी रोड्स थी, लास्ट में हमें 60 करोड़ रुपया मिला मिसिंग लिंक रोड्स का। हमारे यहाँ मुश्किल से 2 या 3 गांव बचे हैं जहाँ रोड नहीं है, बाकी मेरा हर गांव डामर की रोड से कनेक्टेड है। बट क्योंकि ये लास्ट ईयर जो ये सरकार जब से आई है, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, काम वो पूरे हो नहीं रहे। हमारे टाइम के काम अभी तक पूरे नहीं हो रहे, उनके पास पैसा ही नहीं है जी। आज की डेट में यह हाल है सरकार का। सरकार ने 1.5 साल में राजस्थान को बीमारू प्रदेश बना दिया है। बीमार हो गया राजस्थान। राजस्थान के आदमियों के पास पैसा नहीं है, ठेकेदारों के पास पैसा नहीं है,
पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार स्ट्राइक पे चले गए, टेंडर नहीं हो रहे। बारिश के टेंडर जो कि आज से 2 महीने पहले हो जाने चाहिए थे, वो टेंडर की प्रक्रिया अभी चल रही है। तो रोडें कब ठीक होंगी? जब बारिश चली जाएगी उसके बाद रोड ठीक होंगी। तब तक तो रोड पता नहीं कहाँ से कहाँ हो जाएंगी, बिल्कुल ही टूट जाएंगी रोडें। जब भी ड्राई डे आता है वो रोड ठीक नहीं करेंगे तो हालत खराब हो जाएगी। और इतनी हालत खराब है, आप तो गांव की बात छोड़ो, शहर में इतनी हालत खराब है। कल तेज बारिश हुई जयपुर में, हमारे को 4 घंटे लगे घर पहुंचने के अंदर, जबकि इनने कहा था बजट में हम 250 करोड़ रुपए ट्रैफिक के लिए देंगे जयपुर के लिए। जयपुर की रोडों की हालत ऐसी खराब है, टूटी फूटी जीर्ण अवस्था में। और सबसे ज्यादा हालत खराब कहाँ है? सांगानेर तहसील में, जहाँ की सीएम विधानसभा में आते हैं सांगानेर से। वहाँ कल मेरे को पुष्पेंद्र मिले थे, वो कह रहे थे हमारे यहाँ तो इतनी हालत खराब है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, इतनी हालत खराब। सांगानेर में पानी की बड़ी समस्या, पानी की समस्या है। पानी की तो देखिए हर जगह ही समस्या है। 1.5 साल से इनने कोई डिसीजन ही नहीं लिए। जल जीवन मिशन की सभी टंकियां बंद हैं जी। A&F, जब तक O&M वहाँ नहीं होगा, जब तक कुछ होगा नहीं। मंत्री जी से बात हो गई, मंत्री जी भी चाहते हैं कि O&M हो, बट O&M हो ही नहीं रहा। तो जितनी टंकियां बनी है सब बंद। सर टंकियां तो बनी है लेकिन पानी अभी तक नहीं आया। पानी इसीलिए नहीं आया ना क्योंकि O&M का अभी तक पता ही नहीं कि कौन O&M करेगा, सरकार करेगा, ठेकेदार करेगा, कौन करेगा, वो चीजें क्लियर नहीं है। लेकिन और जो 5% पैसा जो हमारी सरकार अनाउंस कर गई थी कि गवर्नमेंट देगी, वो गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम 5% पैसा नहीं देंगे जी। उसके रखरखाव वगैरह के लिए। 5% पैसा जो पब्लिक का शेयर था वो हमने कहा था गवर्नमेंट ने, क्योंकि आपको मेरे ख्याल से 45% पैसा स्टेट गवर्नमेंट वहन कर रही थी, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का था और 5% पब्लिक को शेयर करना था। तो हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था कि 5% पैसा हम वहां पर देंगे, बट वो अभी तक हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं, आपकी सरकार ने पैसा दिया? हमारी सरकार ने तो पैसा अप्रूव करके कर दिया। तब तक ये टंकियां बनी नहीं थी। अब जब टंकियां आई जमीन पे तो इनने वो ऑर्डर वापस ले लिया। पानी की चोरी पर कुछ नहीं हो रहा है। पानी की आप कहीं पर भी लाइन डलवा दीजिए, लोग बाग इलीगल कनेक्शन कर लेते हैं, कोई उससे सुनने वाला नहीं, कोई कार्रवाई होती नहीं, कोई करने वाला ही नहीं कार्रवाई। हालतें बद से बदतर हैं राजस्थान में। सर घोषणाएं तो बहुत होती हैं, क्या वो जमीनी स्तर पर धरातल पर उतर पा रही हैं? घोषणाएं तो इतनी कर दी हैं, जब तो वो सीएम कहते हैं 1.5 साल बनाम 5 साल। अरे घोषणाएं तो कर दी, आपके पास पैसा तो है नहीं। आपके पास बजट में एक पैसा नहीं। कैपिटल आउटले जो आपने पिछले बजट का दिया था 44,000 करोड़, आपने खर्च कितना करा? 34,000 करोड़। तो आपने 10,000 करोड़, आपके पास इतना पैसा था, 10,000 करोड़ आपको कैपिटल आउटले पे खर्च करना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो आपने खर्च ही नहीं करा क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं था। पैसा इसलिए नहीं था क्योंकि इसका आपका फिस्कल डेफिसिट आपके कंट्रोल में नहीं था। आपने जो रेवेन्यू के टारगेट्स दिए कि हम 26% बढ़ा देंगे जीएसटी, कहां से बढ़ा दोगे? स्टेट का पूरे कंट्री का एवरेज 10% है, आप 26% बढ़ा दोगे, आप वो टारगेट पूरा नहीं कर पाए। आप एक्साइज का टारगेट नहीं पूरा कराए। 17,100 करोड़ रुपए ने एक्साइज का टारगेट दिया। कलेक्शन कितना हुआ? 15,000 करोड़ के 15,500 करोड़। और वो भी बोला था आरी के अंदर हम 15,500 करेंगे, उससे भी कम कर पाए। तो हालतें खराब हैं। पॉलिटिशियंस को, मिनिस्टर्स को पता ही नहीं कि क्या होना चाहिए। यहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स का राज चल रहा है और वो राज ऐसे ही चलेगा, पोपाबाई का राज चल रहा है। सर अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसमें स्कूल की छत गिरी और 7 बच्चों की डेथ हो गई। इसमें आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है, शिक्षा मंत्री जिम्मेदार है। कैन यू इमेजिन, जो हमें कक्षाओं पर पैसा खर्च करना था वो 60-40 के रेशियो में सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। बिल्कुल सर। ठीक है, ये क्या कहते हैं, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया। अरे जो 40% आपको खर्च करना था वो तो करते, तो वो मैचिंग ग्रांट आपको वापस मिल जाती। क्योंकि आपने 40% पैसा खर्च नहीं करा इसलिए आपको मैचिंग ग्रांट सेंटर ने नहीं दी। जब तक आप खर्चा नहीं करोगे वो पैसा ही नहीं देंगे आपको। इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूं ना, बीमारू प्रदेश, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट दी फाइनेंसेस। वो फाइनेंसेस को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। इनकी हालतें खराब है। इनके पास कोई फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं है जो ढंग से इसको हैंडल कर सके। इनकी हालत बहुत खराब है। राजस्थान को 1.5 साल में बीमारू प्रदेश की संज्ञा में लाके इनने खड़ा कर दिया। सर इन्होंने 5 टीचर्स को सस्पेंड किया। उसके टीचर्स की क्या गलती है? आपको पता है वो टीचर्स ने कितनी बार कलेक्टर्स को लेटर लिख दिया कि भाई पैसा दो। अभी आपके सामने मैंने कहा ना कि भाई एक क्लास गिरने वाली है, मैंने कहा उसको
पीडब्ल्यूडी को लिखो, पीडब्ल्यूडी परमिशन दे जिससे कल हम तोड़ के खत्म करें। तो इसमें कोई क्या करेगा? नहीं सर, आपका वहां पर कौन एमएलए? बीजेपी का एमएलए है। क्यों नहीं टेक ओवर करा? आपका वहां मंत्री उसी जिले से आते थे पहले, मंत्री शुड हैव रिजाइन। मंत्री जी क्या कहते हैं कि मैं तो रेजिग्नेशन देने को तैयार है, बट सीएम एक्सेप्ट तो करे। अरे आप लिख के तो भेजो, बिल्कुल लिख के तो भेजो। वो बच्चों की जान चली गई, फिर भी आप नहीं चाहते। कल आपके जैसलमेर में एक बच्चे की जान चली गई, कल भी हादसा हुआ, कल भी हादसा हुआ, फिर भी आप नहीं चाहते। जो ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर हो किसी स्टेट का, तो आप इमेजिन कर सकते हो आपकी क्या स्थिति होगी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अपनी कमियों को छुपाने के लिए टीचर्स पे डाल के सब चीजें उनको सस्पेंड? बिल्कुल, ये हो ही रहा है। उसमें टीचर्स की क्या गलती? जब टीचर्स ने लिख के दे दिया तो ये तो गलती कलेक्टर की गलती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की गलती है, डीओस की गलती है कि डीओ शुड हैव रिटन लेटर टू पीडब्ल्यूडी कि भाई इसको जमीन पे आप कर दो, इसको तोड़ के खत्म कर दो, क्योंकि ये इसमें बच्चे बैठ ही नहीं सकते। तो तोड़नी चाहिए थी आपको, वो नहीं तोड़ी। खाली एक बिल्डिंग नहीं है, राजस्थान की कंप्लीट बिल्डिंग ऐसी है जो झरझर अवस्था में है। एक चीज स्कूलों की बहुत पुरानी बिल्डिंग है। स्कूलों की हालत इतनी खराब है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, इतनी हालत खराब। बिल्कुल सर, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार कितनी गंभीर है आपके अनुभव के अनुसार, बताइए। आप ये बताइए कि आपने क्या कर रखा है एम्प्लॉयमेंट के लिए। आप एम्प्लॉयमेंट की बड़ी बड़ी बात करते हो, हम 1 लाख एम्प्लॉयमेंट देंगे, उसमें से 54,000 आपको क्लास 4 में एम्प्लॉयमेंट देना है। तो आजकल शिक्षा का इतना बड़ा प्रसार है और लोग बाग इतने शिक्षित हैं, अब यू आर एक्सपेक्टिंग जो एमए करा हुआ है वो आपकी प्योनगिरी करेगा, तो वो कैसे करेगा? सरकार का कोई विजन ही नहीं है। सरकार, आज आप नौकरी दे रहे हो, आप ये बताओ ना तनख्वाहें कहाँ से दोगे? मेरे को तो ऐसे लगता है कि यदि ऐसे ही रहा तो दिसंबर के महीने में आपको नौकरी वालों को, जो सरकारी नौकर हैं, उनको तनख्वाही मिलना बंद हो जाएगी। आपके ना तो टारगेट्स पूरे हो रहे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, सिर्फ माइंस के अलावा आपके कहीं टारगेट पूरे नहीं हो रहे। हालतें खराब हैं, अफसरों को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, कहाँ से रेवेन्यू आना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसी को कुछ पता नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, बीमारू प्रदेश बना के रख दिया। हालत इतनी खराब है। एक वर्ड इनके लिए तो राइट है कि बीमारू प्रदेश बना के इस बीजेपी सरकार ने राजस्थान को रख दिया है। सर, क्या भाजपा सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की योजना को खत्म करके जनता के साथ अन्याय किया है? देखिए, आरजीएचएस में आपको पता है कि क्या हालत है। हमारे टाइम में कैसे आरजीएस चलती थी, कोई इशू नहीं था। आज हॉस्पिटल्स में बोर्ड लगे, आरजीएस के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमारे को नहीं दिखाए, क्योंकि यू हैव नॉट मेड दी पेमेंट। 1,000 करोड़ का पेमेंट होना है, और उसमें मैंने जो सुना है कि उसमें काफ़ी घपला भी हुआ है। इसी अब क्या घपला हुआ है, अब वो हेल्थ डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो गई, वो भी चेक कर लेते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट कैसे चलाएगा नेक्स्ट 3 महीने, वो अभी आपको पता पड़ जाएगा जी। फिर आपने बात करी कि भाई बेसिक बात ये है, जो इनने आयुष्मान वाली जो हमारी स्कीम बंद करी, उसमें लोगों को आराम से इलाज मिलता था। पीपल वर नॉट बॉदर्ड, 25 लाख रुपए तक इलाज है। आज ये कहते हैं कि नहीं, उसमें लोग बाग ही नहीं जाते। अरे लोग बाग कहाँ जाएंगे? 5 लाख की लिमिट ही खत्म हो जाती, कहाँ जाते हैं? कैन यू इमेजिन, जिसको कैंसर है उसने अपने इलाज पर 5 तो ऊँट के मुँह में जी रहा है जिनके, और कैंसर इस तेजी से फैल रहा है। मैं धौलपुर में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कह सकता हूं कि हर सेकंड एक मरीज कैंसर का आता है हमारे पास कि साहब हमारा इलाज करो। बिल्कुल सर। अब क्या करें, 5 लाख के बाद इलाज ही नहीं होता है। फिर उसके लिए तो कार्रवाई करो, लिखो। लिखने में अनपढ़ लोग होते हैं, बेचारे लिख ही नहीं पाते हैं। वो पता पड़ा 5 लाख का इलाज करा के चुपचाप घर बैठ जाते हैं, और फिर वो उनकी हालत खराब। अभी तो 5 लाख वाला भी बता रहे हैं कि मिल नहीं रहा है। पैसा ही नहीं है ना, मिलेगा कहां से? मैंने आपको ये बताया ना, पैसा ही नहीं है। क्योंकि इनकी क्या हुआ, जो इंश्योरेंस था वो लास्ट ईयर, वो इंश्योरेंस कंपनी जिसको भी इनने दिया था उसने लॉस करा, तो अब उसने इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा दिया, तो ये उसी में अटके रहे, इंश्योरेंस प्रीमियम को ही ये नेगोशिएट करते रहे। हालत ही इस टाइप की हालत है। सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पैसा है ही नहीं सरकार के पास, दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक ये बोल रहे हैं कि इतना बजट दे दिया, 1.5 साल में इतने काम कर चुके हैं कि अब काम ही नहीं बचा। काम नहीं बचा? आप कह रहे हो काम नहीं बचा, मैं ये कह रहा हूँ जमीन धरातल में मुझे काम तो बताइए। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार क्यों स्ट्राइक करते? आपके सामने है, पीडब्ल्यूडी ठेकेदार क्यों स्ट्राइक करते? यदि काम हो रहा होता, उनको पैसे मिल रहे होते, तो फिर क्यों स्ट्राइक करते? स्ट्राइक करें। अब आप जयपुर में देखिए ना, कितने बोले थे फ्लाईओवर्स बनाएंगे, आरयूबी बनाएंगे, एक भी आपको इलेक्ट्रिक बस दिखी क्या?
दिखी? नहीं, बिल्कुल बजट अनाउंसमेंट है फर्स्ट ईयर का कि 300 इलेक्ट्रिक बसें जयपुर में होंगी, एक भी इलेक्ट्रिक बस दिखी आपको जयपुर में? तो अनाउंसमेंट करने से क्या है? आपकी खेल नीति बनी क्या? आई क्या खेल नीति? कुछ भी नहीं। आपने कहा था कि हम टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए परकोटे करेंगे, आपको परकोटे में कोई चेंज दिखा क्या? एक आध जगह पेंटिंग हो गई, इसके अलावा कोई परकोटे में दिखा क्या? सीवर लाइन नहीं डली परकोटे की, हालत खराब है हवा महल की। परकोटे में तो गड्ढे हैं सर। तो गड्ढे हैं तो आप खुद देख लीजिए। आज एक बार परकोटे को क्रॉस करने में आपको ट्रैफिक ने इतना बड़ा 250 करोड़ रुपए दिए थे जयपुर के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। आज कितने महीने हो गए? फरवरी में अनाउंस करा था, आपको कहीं काम दिखा? फिर कुछ नहीं है, सिर्फ घोषणाएं करा लो। आप ये देखो कि जो लास्ट ईयर की घोषणाएं थी वो इस बजट में भूल जाते हैं, फिर ये घोषणाएं आ जाती है, नई घोषणा आ जाती है, फिर वो पिछले बजट में भूल जाते हैं। भाई अनाउंसमेंट तो ये इतना कर देते हैं जैसे ये पता है। बट ये भी मैं मानता हूँ, ठीक है कि भाई पैसा धीरे धीरे खर्च होता है, बट आप इतने ज़्यादा अनाउंसमेंट आपने कर दी, आपका एक भी पैसा सरकार, राज्य सरकार नहीं खर्च कर रही है। सब कॉरपोरेशंस में पैसा उठा रहे हैं ये, जितने कॉरपोरेशंस में उतने उनने पैसा उठा लिया। अभी इनको ये बात कर रहे थे ईस्टर्न प्रोजेक्ट की, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की, क्या करा इनने? कॉरपोरेशन बनाया, ईआरसीपी का कॉरपोरेशन बनाया, 9,600 करोड़ रुपए वहां से उठा लिए। भाई खर्च करते ना स्टेट गवर्नमेंट की कैपिटल आउटले में से, तब तो मैं मानता। उठाने से क्या फायदा हुआ? तो उसे आज आपने 9,600 करोड़, तो कहां से रीपेमेंट होगा? रीपेमेंट कहां से होगा? सरकार ही करेगी ना रीपेमेंट, क्योंकि एफआरबीएम लिमिट आपको अलाउ नहीं कर रही पैसा उठाने के लिए, इसलिए इनने कॉरपोरेशंस में से पैसा उठाना शुरू कर दिया है। कॉरपोरेशंस में से पैसा उठा रहे हैं तो इसके जितने एडजस्टमेंट ये बजट से ही करने पड़ेंगे। अल्टीमेटली तो पैसा तो इंटरेस्ट का, कॉरपोरेशन के पैसे का इंटरेस्ट जो आएगा वो आपको बजट से ही देना पड़ेगा, उसकी कोई अकाउंटिंग ही नहीं हो रही। पता पड़ा जो डेफिसिट आता है, इस बार रेवेन्यू डेफिसिट कितना बढ़ गया, फिस्कल डेफिसिट आपने बढ़ा दिया। हालत ये है कि कोई समझने वाला नहीं है, आपने बिल्कुल बीमारू प्रदेश कर दिया है। जी सर, क्या धौलपुर में अपराध या कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्या है? कानून और अपराध की समस्या है धौलपुर में, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अपराध और कानून की व्यवस्था खराब है, हमारे हालतें खराब है। अब नए एसपी साहब आए, देखिए क्या चेंज होता है। पहले तो बिल्कुल हालत खराब थी, हालत यानी बद से बदतर थी हमारे यहाँ हालत। जी, तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं सर? सरकार को मानता हूं मैं तो, जिसकी सरकार है वही जिम्मेदार है इसके लिए। अब ये क्या कहते हैं कि साहब हमारा डाउन ट्रेंड आ गया, किसमें? जितने केस रजिस्टर हो रहे हैं उसमें। भाई आप आंकड़े कहां से लाते हो? केस जब आप एफआईआर ही नहीं होने देते हो तो केस रजिस्टर के आपके आंकड़े अपने आप ही डाउन हो जाएंगे। बिल्कुल, केस रजिस्टर होने नहीं देते हो। हमारी सरकार ने तो ये कंपलसरी कर रखा था कि भाई केस हैज टू बी रजिस्टर्ड, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। एसपी को स्पेशल पावर दे रखी थी कि केस रजिस्टर करना पड़ेगा। अब ये तो केस ही रजिस्टर नहीं करते। जब केस ही रजिस्टर नहीं करोगे तो अपने आप आपको आंकड़े दिखेंगे, आप कहोगे कि ये। बट जनरल पब्लिक की फीलिंग ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है, जयपुर में ही हालत खराब है। कल भी मेरा मंथन हुआ जिला कांग्रेस कमेटी में जयपुर में, सब कह रहे हैं कि हालत बहुत ज्यादा खराब है जयपुर की भी। सर, धौलपुर जिले में बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और इसे दूर करने के लिए आपने क्या कदम उठाए? भाई हमने हमारे टाइम पे रिको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैंने चाहता रिको एक इंडस्ट्रियल एरिया राजाखेड़ा में डेवलप कर दे। धौलपुर की तो मैं बात इसलिए नहीं कर रहा कि धौलपुर एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे यहाँ, बट अनाउंस करते करते और पीछे हमारी सरकार ने भी वो नहीं बनाया, क्योंकि ये मेरे को समझ में नहीं आया क्यों नहीं बनाया। इस सरकार के भी मैं पीछे पड़ा, वो भी बनाने को तैयार नहीं है। बट धौलपुर में फिर भी पिछले 2 साल में जब हम थे तो हम फार्मास्यूटिकल का काफ़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए, वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास क्या हो गई कि ये सरकार ने आते ही हमारे यहाँ जो सरमथरा वाला क्षेत्र है जहाँ से पत्थर निकलता है, वहाँ पर उनने सेंचुरी डिक्लेयर कर दी। सेंचुरी डिक्लेयर करने के बाद जितना माइनिंग एरिया है सब सेंचुरी में चला जाएगा। जो हमारा ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट था उससे भी हम वो भी खराब हो जाएगा। देखिए, एम्प्लॉयमेंट तो अब आपको सेपरेट मीन्स लेने पड़ेंगे। आपको एग्रीकल्चर में काम करना पड़ेगा, नए मेथड्स अपने को डालने पड़ेंगे। फिर दूसरी बड़ी त्रासदी क्या है, ये जब से सरकार आई है हमारे यहाँ नरेगा 0 हो गया। नरेगा में काम ही नहीं चलता है। हम कह के प्रशासन को तंग आ गए कि नरेगा में हमारा काम चलाओ, नरेगा है ही नहीं, नरेगा चलती नहीं।
नहीं, कहाँ चला गया नरेगा, क्यों नहीं चला? नहीं चलती। नरेगा में पक्के काम ही नहीं देते, तो कच्चे काम जब तक कच्चे काम नहीं होंगे तो पक्के काम भी नहीं मिलते। पक्के कामों में नरेगा का पेमेंट 2 साल डिले है मैम। तो कहाँ से चलेगा? कहाँ से चलेगा? नरेगा में जो वेजेस इमीडिएटली आ जाती थी, अब महीने 2 महीने 3 महीने में वेजेस आ रही। स्टेट गवर्नमेंट ने हमने जो शहरी नरेगा करा था वो बिल्कुल इन्होंने ठप कर दिया, उसको 600 करोड़ से लाके 300 करोड़ पे पटक दिया। आप सबसे बड़ी त्रासदी तो इनने इसकी करी है, ये जो हमने भोजनशालाएं चलाई थी उनको इनने नेस्त नाबूद कर दिया, खत्म करने के कागार पे। इनने कहा हम मिलेट्स देंगे, ये देंगे, कुछ भी नहीं करा। वो धीरे धीरे इनका ध्यान हट गया है उस पे से और ये बिल्कुल खत्म हो गया है। जो बेचारा नॉर्मल आदमी 8 रुपए में खाना खा लेता था पेट भर के, एंड क्वालिटी वॉज क्वाइट गुड, क्योंकि चेकिंग होती थी, कलेक्टर भी वहाँ जाते थे, हम भी वहाँ जाते थे, चेक करते थे। अब कोई इनका धनाधुरी नहीं। सर उसमें भी अभी पीछे सुनने में आया था कि एक टाइम का खाना, एक इंसान को एक टाइम का खाना ही दिया जाएगा। वो इंसान अगर दूसरी बार मतलब सुबह खाया और शाम को आ गया तो उसको नहीं दिया जाएगा। लास्ट ईयर फरवरी में मैंने उस दिन विधानसभा में बोला था, जो टोटल बजट एलोकेशन था उस बजट एलोकेशन का इनने सिर्फ 40% यूज़ करा था। कैन यू इमेजिन दिस? ये तो एक ऐसी थी कि भी गरीब आदमी को पेट भरकर खाना मिले, ये इनने इसको भी खत्म कर दिया। जो आप कह रही थी ना कि भी कांग्रेस के टाइम की योजना है, ये एक और योजना है जिसको इनने भेंट चढ़ा दिया अपनी मनमर्जी का। क्योंकि इशू ये है कि सीएम के पास टाइम नहीं, और इस चीज़ों के लिए टाइम चाहिए, इस चीज़ों के लिए टाइम चाहिए, सीएम के पास टाइम ही नहीं। तो ऐसे सीएम सब कहाँ उलझे हुए हैं जो गरीबों की योजनाएं देखने के लिए फुर्सत नहीं है? आप खुद देख लो ना, सीएम के पास टाइम कितना रिव्यू कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स को, सीएम कहाँ घूम रहे हैं, ये तो आप सबको पता है। रोज हेलीकॉप्टर उड़ जाता है कहीं ना कहीं, ये हमें नहीं पता कि कहाँ उड़ता है हेलीकॉप्टर, ये तो आप खुद को पता है। ये तो सीएम को देखने वाली बात है कि भाई कैसे चल रही हैं, क्या हो रही हैं, ये तो सीएम करेंगे, इसमें तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। जी सर। सर भाजपा सरकार की किस नीति को आपने सबसे ज़्यादा विरोध किया है और क्यों? भाई मैं तो इनकी फाइनेंस की नीति का विरोध कर रहा हूँ जी। मैं नहीं चाहता हूँ राजस्थान बीमारू प्रदेश बने। इनने राजस्थान को बीमारू प्रदेश बना दिया है। इनने क्या करा, आंकड़े इतने ज़्यादा रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के इंक्रीज करके दिए और उस हिसाब से बजट बनाया। रेवेन्यू बढ़ ही नहीं सकती। जीएसटी में ये इस साल बोल रहे हैं कि हम 26% इंक्रीज कर लेंगे। 3 महीने में we are able to increase revenue of GST department only by 9 to 10%. That means जो बजटेड था उसमें 16% का लॉस होगा। वो बजट में आपको रेवेन्यू में 16% का लॉस होता है तो इसका मतलब आपको 16% से उसी अमाउंट के खर्चे भी कम करने पड़ेंगे, एज वेल आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो तो एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। आपको कोई भी नई स्कीम चलानी होती है तो ये कहा दिया जाता है कि भाई कॉर्पोरेशन है उससे लोन ले लो। ऐसे सरकार थोड़ी चलेगी। कब तक सरकार में कुछ अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन चाहिए। ये सोच रहे हैं हम अनाउंसमेंट कर दें तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं, आपको अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन चाहिए कि किस तरह से आप सरकार चलाते। जी सर। सर राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है, आप युवा मतदाताओं और युवा कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि अब युवा आगे आएं और युवा कमान संभालें। उनके नए नए आइडियाज़ होंगे, हमारे कुछ पुराने आइडियाज़ हैं, उनके नए नए आइडियाज़ होंगे, या तो वो हमसे शेयर करें या वो खुद आके जो कैपेबिलिटी के साथ काम करें और नए आइडियाज़ को लेके आए, जिससे कि भारत को हम और ऊपर लेके जाएं। जो अभी ये कह रहे हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हो सकता है कि भारत 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है। बिल्कुल सर। सर विपक्ष में होने के बावजूद आपने कौन से ऐसे कार्य किए जिन्हें आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं? 1.5 साल में तो हमने सिर्फ बार बार सरकार को यही चेताया है कि भैया बजट दो। तो मेरे यहाँ कुछ बजट आया जिससे मैं अपने रोड्स का डेवलपमेंट करा सका जी। और मैं पीछे पड़ा हुआ था कि काली तीर योजना जो हमारी वाइल्ड लाइफ की नहीं हो रही थी उसके पीछे में पड़ा, तो वाइल्ड लाइफ की क्लियरेंस करा ली। अब मेरी वन की क्लियरेंस आ जाएगी। तो मेरे यहाँ तो आप ये मान के चलिएगा कि यदि ये जैसे ही ये काली तीर योजना शुरू हो जाती है तो मेरा मानना ये है, मेरे
गांव का वाटर टेबल नहीं गिरेगा, क्योंकि हमारा राजाखेड़ा पूरा एग्रीकल्चर प्रधान तहसील है। तो हमारा यदि पानी नहीं गिरता है तो हमारे किसान को काफ़ी फ़ायदा होगा अपनी फसल के। जी सर, भाजपा सरकार के पिछले 1.5 साल के कामकाज को आप किस नज़र से देखते हैं? मेरे को तो कोई भी मंत्री ये बता दे, एक्सेप्ट वन मिनिस्टर, जो मैं कहना चाहूँगा, सुमित गोदारा ने बहुत अच्छा काम करा है। जो उनने 25 लाख आदमियों को ये करा है, जो चीज़ अच्छी करी है उसको हमें माननी पड़ेगी। बिल्कुल सर। ही हैज़ डन, ही इज़ द ओनली मिनिस्टर हु इज़ एन इनोवेटिव मिनिस्टर। जहाँ काम हुआ, जहाँ ये कह के कि भाई आप गिव अप करिए तो और जो बेचारे गरीब थे वो सिस्टम उनके हिस्से में जाएगा, वो सिस्टम में आ गए। बहुत अच्छा काम करा। बाकी तो मेरे को एक आदमी ऐसा नहीं लगा जिसने कुछ इनोवेटिव करा हो। अब आप देखो, लैंड पॉलिसी आनी थी जयपुर की, 1.5 साल तक आप लैंड पॉलिसी नहीं ले पाए, टाउनशिप पॉलिसी नहीं ला पाए, लैंड पॉलिसी टाउनशिप पॉलिसी नहीं आई। 1.5 साल से पूरा काम बंद है। जब तक टाउनशिप पॉलिसी नहीं आएगी आपने एक कॉलोनी पास नहीं करी। उससे क्या हुआ, आपकी जितनी आपने कॉलोनी पास नहीं करी उनसे रेट्स जो हैं एकदम ऊपर चले गए, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। उससे आपकी डिमांड बढ़ गई, आपकी सेल प्राइस बढ़ गई। अब लोग बागों को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं लोग बाग मकान बनाने के लिए, क्योंकि एक बेंचमार्क सेट हो गया, गिर नहीं रहा है, उस पर स्टेबल हो गया मार्केट, बेंचमार्क सेट हो गए। तो जब आपके पास लैंड ही नहीं होगी, लोग बाग बना ही नहीं पा रहे हैं घर, तो क्या करेंगे लोग बागों की अफोर्डेबिलिटी खत्म हो गई। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, हालतें बहुत ख़राब है ये 1.5 साल में। और मैं तो ये कहता हूँ ये चलती रहे सरकार तो पता पड़ेगा 2.5 साल में कांग्रेस को लोग बाग याद करने लगेंगे बुरी तरह से, और अपने आप कहेंगे कि साहब इनको हटाओ और कांग्रेस को लाओ। सर, भाजपा अपने आप को डबल इंजन की सरकार मानती है, आप कहाँ तक सहमत हैं? आपने डबल इंजन देखा ना, शिक्षा विभाग में पैसा आया, डबल इंजन थी ना जी। तो ये बच्चों की मौत नहीं होती। 8 बच्चे हो गए, 8 बच्चों की मौत नहीं होती। आपने देख लिया ना डबल इंजन का एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, क्या हुआ डबल इंजन। अब तो केंद्र सरकार ने ये कर दिया है कि जब तक आप मैच नहीं करोगे पैसे ही रिलीज नहीं करते हैं। तो क्या डबल इंजन की सरकार है, क्या फायदा है डबल इंजन की सरकार का? बिल्कुल सर। तो ये तो अब भूल जाइए, कोई डबल इंजन की सरकार का कोई फायदा नहीं किसी को भी जी। ये तो वही सरकार है जैसे चलती आई है वैसे चलेगी। आप ये एक चीज बता दो, चीफ मिनिस्टर कितना एक्स्ट्रा पैसा लिया है, किस हेड में पैसा लिया है सेंटर से जाके बताएं, हम भी तो समझे डबल इंजन का क्या है। एक हेड में कोई पैसा ज्यादा नहीं आया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपने अपने व्यस्तम समय में से हमें समय निकाला। जुड़े रहिए, देखते रहिए बतंगड़ न्यूज़ चैनल, और मिलते हैं एक खास शख्सियत के साथ फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।